बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ में आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आखिर वो कौन सी इत्तलात थी जो पीटीआई को मौसूल हुई और फिर पीटीआई ने मुज़ाकरात से भागकर जान छुड़ाने में आफियत समझी। इसके अलावा मुज़ाकरात दोबारा बहाल होंगे, पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा आएगी, आएगी तो किन शराइत पर आएगी, इस मामले पर भी आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि पीटीआई ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम भेजा था वहां से क्या जवाब आया, और सालिस ने वहां से आने वाला जो जवाब इनको दिया तो इनके चेहरे के रंग क्यों उड़ गए। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मलिक रियाज के हवाले से कि मलिक रियाज को यूएई से वापस लाने और उनके रेड वारंट के हुसूल के लिए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान में मलिक रियाज के खिलाफ किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट किस तरह सेम पेज पर आए हैं, और क्या मलिक रियाज ने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता दिया तो क्या उसका बोझ रियासत या हुकूमत उठाने की सकत रखती है। तमाम एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो आपके साथ में शेयर करूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश कि प्लीज आखिर तक जुड़े रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। आपको पता है कि मुज़ाकरात पीटीआई की ख्वाहिश पर शुरू हुए। मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी पहले तश्कील दी, फिर पीटीआई ने ही हुकूमत के साथ बातचीत शुरू की और फिर मामला डेडलॉक का शिकार हुआ चार्टर ऑफ डिमांड पर। फिर चार्टर ऑफ डिमांड भी आ गई, लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात अड़ गए, यानी अड़े उस जगह कि पीटीआई ने मुतालबा किया कि 7 दिनों के अंदर जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया जाए। अभी हुकूमत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता तौर पर जवाब मौसूल नहीं हुआ या फिर जवाब आया ही नहीं, और मीटिंग बुलाई गई 28 जनवरी को और पीटीआई पहले ही भागकर खड़ी हो गई। आखिर पीटीआई को ऐसी कौन सी इत्तलात मौसूल हुई थी कि पीटीआई ये करने पर मजबूर हुई? इसलिए कि पीटीआई समझ रही थी कि अब आगे चल के इनके लिए गली तंग हो जाएगी और तंग गली से गुजरना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, वो तंग गली ये थी कि पीटीआई को इत्तलात मौसूल हुई थी कि हुकूमत जुडिशियल कमीशन बनाने जा रही है, लेकिन उस कमीशन के टीओआर्स और उनके जो कंडीशंस होंगी वो वही नहीं होगी जो पीटीआई ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में दी थी। इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि हुकूमत ने जो जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला किया था उस जुडिशियल कमीशन में 2014 का धरना भी शामिल था कि जिसने न सिर्फ एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया बल्कि एक पार्लियामानी सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और पाकिस्तान की मईशत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश थी। आखिर उसके वजूहात क्या थे? आखिर पीटीआई ने क्यों वहां पर बैठ के 2014 में धरना दिया, और उसका फाइनेंसर कौन था, उसका प्रोड्यूसर कौन था, उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन था? एक एक चीज की तहकीकात के हवाले से भी यकीनन अगर ये कमेटी जुडिशियल कमीशन बनता तो पीटीआई को बहुत ज्यादा रुसवाई का सामना करना पड़ता। तो इसलिए पीटीआई ने आफियत समझी कि मुज़ाकरात से भागकर जान छुड़ाई जाए। इस वक्त भी अगर आप देखें तो पीटीआई इल्जाम आयद कर रही है। पीटीआई इल्जाम आयद कर रही है। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदगी दिखाए तो कमीशन अपना कमीशन बना दे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि पहले मतलब फोटो सेशन बहुत हो चुके, ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, लेकिन शौकत यूसुफजई कह रहे हैं कि हुकूमत कमीशन बनाए तो मुज़ाकरात फिर से शुरू हो सकते हैं। तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से फोटो सेशन बहुत हो गए, अब मुज़ाकराती कमेटी में शिरकत नहीं करनी, हुकूमत खुद मुज़ाकरात बुलाए और खुद चाय पी ले। 2 कमीशन बनाने की जरूरत थी जो हुकूमत ने नहीं बनाए, अब मुज़ाकरात कैसे? नाज़रीन, ये जो पीटीआई कर रही थी उसकी एक अहम वजह थी। वो वजह ये थी कि पीटीआई ने, मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम भेजा, और वो पैगाम ये था कि पीटीआई के कुछ संजीदा लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनरल आसिम मुनीर के साथ 1-on-1 मिलना चाह रहे हैं और वो अपने मुतालबात कुछ रखना चाह रहे हैं, और वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक दरख्वास्त करना चाह रहे हैं। मतलब बहुत सारी इनकी चीजें थी। तो वो पैगाम पहुंचाया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक वो पैगाम पहुंचा, और फिर वहां से जो जवाब आया वो जवाब क्या था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस सालिस ने इनको वहां का जवाब पहुंचाया तो उसके बाद सुनने वालों के चेहरों के रंग तक उड़ गए।
इत्तलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ने कहा गया कि आप लोग गलती पे गलती कर रहे हैं, आप अपना एंटी स्टेट नैरेटिव खत्म नहीं कर रहे। इमरान खान मुतवातिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपना हदफ तनकीद बनाए हुए हैं। कभी वो उन्हें जनरल अपना कभी वो उन्हें याह्या से मिलाते हैं, कभी आप सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते हैं, और कभी आप पूरी आर्मी जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर इस तरह के बर्तानिया में और अमेरिका में वहां के कांग्रेसमैन के सामने जिस तरह के इल्जाम आप आयद करते हैं, तो उसके बाद फिर किस तरह बात हो सकती है। आप बेशकर इस्लामाबाद की बात करते हैं, आप 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करते हैं, तो बात आपसे नहीं हो सकती। तो आप लोगों को पॉलिटिकल बातचीत करनी है तो फिर पॉलिटिकल लोगों से करें और उस हुकूमत से करें जिस हुकूमत से आपकी बातचीत चल रही थी। लेकिन बदकिस्मती पीटीआई की ये कि पीटीआई उस वक्त बहुत देर उनको हो चुकी थी और ये मुज़ाकरात से इमरान खान के हुक्म पर लेफ्ट कर चुके थे। अब इत्तलात ये मिल रही हैं कि पीटीआई में अंदरूनी सतह पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है कि हमें मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए और इमरान खान को किसी भी तरीके से कायल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने तो दरवाजे कर दिए बंद। अब अगर हमने ये सियासी या पॉलिटिकल डायलॉग भी तर्क कर दिया तो आगे चल के पीटीआई को शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इनको इस चीज का भी अदराक है कि पीटीआई के पास अब स्ट्रीट पावर नहीं है। तो जब स्ट्रीट पावर ही हमारे पास नहीं है तो ले दे कि हमारे पास बचती है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में भी कितने दिन हम चीखेंगे, कितने दिन हम ऊ करते रहेंगे और कितने दिन हम एहतजाज करते रहेंगे। ये अहम चीजें हैं। तो उसके बाद फिर पीटीआई अब यकीनन मेरे ख्याल में कि 28 तो नहीं, फिर 28 के बाद कुछ दिनों का गैप आएगा और उस गैप के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखे जाएंगे, लव लेटर लिखे जाएंगे, फिर उनमें कोई कहीं दिल बना होगा तो कहीं किस बनी होगी और उसके बाद फिर ये रोमांस शुरू होगा और फिर पीटीआई के पास मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर आने के अलावा कोई जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए हुकूमत की तरफ से आपने देखा होगा कि जो 28 जनवरी को मुज़ाकरात के लिए इन्होंने तारीख दी हुई है और इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए और मुज़ाकरात खत्म किए हैं पीटीआई ने अपने तौर पर, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी को तहरीरी तौर पर इस वक्त तक आगाह नहीं किया। लेकिन हम पर उम्मीद है कि पीटीआई आएगी और बिलाल सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पीटीआई कम से कम ऐसे मुतालबात तो ना रखे ना कि जिनको पूरा करना हमारे अख्तियार में ना हो। कितना सच्चा बंदा है यार ये, खुदा की कसम वो बातें बोल देता है जो इनके दिल में होती हैं और इनको पता है कि मौजूदा हुकूमत बेअख्तियार तरीन हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसी हुकूमत फिर ना कभी ना पहले कभी आई थी ना शायद आगे कभी आएगी। तो मैं कहता हूं ना कि बस चले ना शहबाज शरीफ का, तो वो अगर कहीं किसी कोई सड़क बना रहा हो ना, छोटी सी कोई टुकड़ा भी बना रहा हो ना, तो वहां पर भी बोर्ड लगा देगा कि ये सड़क जनरल आसिम मुनीर की मेहरबानी से बनी है। ये इस हुकूमत का कैलेबर है। तो बहरहाल आगे चल के देखते हैं। तो तलहाल चौधरी ने भी गुज़श्ता रोज आपने सुना कि पीटीआई जो है वो पेशावर मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मायूस हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने ये किया। नाज़रीन, अब हम बात कर रहे थे मलिक रियाज के हवाले से। मलिक रियाज के हवाले से मामला बहुत ज्यादा खतरनाक रुख अख्तियार करते जा रहे हैं और इस वक्त जो वज़ारत कानून और इंसाफ है उसकी पूरी कोशिश है कि वो एफआईए और नेट से मिलकर मलिक रियाज के हवाले से रेड वारंट हासिल कर ले और उसके बाद फिर यूएई हुकूमत से राब्ता करे। इतलात ये भी हैं कि हुकूमत ने यूएई हुकूमत से राब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि कानूनी तकाज़े पूरे करें, तब उसके बाद हम आपको मलिक रियाज आपके हवाले करेंगे। हवाले करने का मामला ये है कि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान मुजरमान की या मुल्जमान की जो एक ट्रीटी होती है, दोनों मुल्कों ने वो ट्रीटी साइन कर रखी है और जब कोई एक संगीन जराइम में मुलविस कोई शख्स अगर यूएई में जाके पनाह लेता है तो यूएई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि रेड वारंट जारी होने के बाद वो वापस कर दे। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत की जो है वो पहले जाहिर है कि एक सवाल उठता था कि क्या हुकूमत मलिक रियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। मलिक रियाज जो अलग से अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट रखता है, मलिक रियाज जो अलग से हुकूमत में उसका अपना एक शेयर होता है, मलिक रियाज जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है, मलिक रियाज जो गरीबों के घरों को बिल्डोज करवाने में उनके दिल को उनका दिल है वो एक जरा बराबर भी नहीं लरसता। एक सफाक मिजाज का शख्स क्या इस हद तक उसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
भरोसा होने लगा कि कुछ होने जा रहा है। उसके बाद मैंने अपने तौर पर तहकीकात की, छानबीन की, मुख्तलिफ इदारों से राब्ते किए, क्योंकि जब बहरिया टाउन कराची बन रहा था तो उस वक्त कराची के एक मारूफ अखबार में मैं एज ए सीनियर रिपोर्टर काम कर रहा था, और बहरिया टाउन कराची के हवाले से सबसे पहली और बड़ी स्टोरी जो ब्रेक की थी वो मैंने की थी, और उस पर जाहिर है कि फिर बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी और वो मेरे क्रेडिट पर है। अगर कहीं मिल गई तो मैं आपके लिए स्क्रीन पर रख दूंगा। तो इस वक्त मसला ये है कि जब ख्वाजा आसिफ ने जिस लबो लहजे में बात की, जरा उस लबो लहजे और अल्फाज को समझेंगे तो फिर जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क भर में कायम बहरिया टाउन्स और मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात करने की जरूरत है। रियासत ने 25 साल बाद मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया है, अब उनका बचना मुश्किल है। कोई इस खुशफहमी में न रहे कि हालात बदलने पर रिलीफ मिलेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन मलिक रियाज को अब किसी फोरम से किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। उनकी मुत्तहदा अरब अमारात यूएई से पाकिस्तान की हवालगी के अमल मुकम्मल करके यहाँ मुकदमात चलाए जाएंगे। यूएई के साथ मुल्जमान की हवालगी का मुआहदा मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो वक्त गया जब मलिक रियाज पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था। कोई भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बहरिया के मंसूबे में पैसा लगाता है तो उसे भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, इसका पैसा डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूं कि जिनका पैसा डूबना है वो तो डूबना है, लेकिन आपके अपने स्पीकर जनाब अयाज सादिक का फर्जंद यूएई के इस ज्वाइंट वेंचर में मलिक रियाज का पार्टनर है। ये ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो क्या आप अयाज सादिक के गिरबान में हाथ डाल सकते हैं? क्या आप उनके बेटे को उठाकर यहां जेलों में रख सकते हैं? चले देखते हैं, वक्त बताएगा। उन्होंने दो टोक पैगाम दिया कि अब जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसका ताकुब किया जाएगा। मलिक रियाज को अदालतों से रिलीफ मिलेगा, न सियासी दबाव डालकर कुछ हासिल होगा। मीडिया जिस शख्स का नाम लेने की जुर्रत नहीं कर सकता था, अब एहतसाब का सिलसिला वहां तक भी पहुंच चुका है। अवामी मसाइल पर फोकस के लिए मीडिया 10 सेकंड का पैगाम नहीं चला सकता, लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालता रहता है। खुद बहुत से मीडिया मालकान का दामन साफ नहीं है। वजीर दिफा ने कहा कि मलिक रियाज एक जमाने में कहा करते थे कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाकर कारोबार करना हराम समझता हूं। ये उनकी एक वीडियो है, यानी उन्होंने उस प्रोग्राम में वीडियो भी दिखाई कि जिसमें शाम तक ट्विटर पर डाल दूंगा। अब वो फखर में से महसूस कहते हैं कि मैंने दुबई में अगर आकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और यहाँ आकर छा गया हूं। तो बहरहाल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही, आपने सुनी होगी, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो मैंने खुद इन्वेस्टिगेट की हैं। मेरी इतलात के मुताबिक नेब और एफआईए की जानिब से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई हैं। मलिक रियाज के बहरिया टाउन्स, मलिक रियाज के असासों और जितने भी उनके कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी छानबीन के लिए मुल्क भर में मलिक रियाज के तमाम असासों, हाउसिंग स्कीम्स, बहरिया टाउन्स के खिलाफ नेब और एफआईए मुतहरिक हो गई हैं और तमाम सूबों के महकमा रेवेन्यू से रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। तमाम बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। ये इत्तलात हैं आज शाम तक की। ये भी इत्तलात हैं कि नेब की तरफ से तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज को रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं, और ये भी इत्तलात हैं कि एफआईए ने स्टेट बैंक से भी मलिक रियाज के तमाम अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस का और उनके जितने भी अकाउंट हैं वो और उनके जो भी बेनामी अकाउंट्स हैं जिनका ताल्लुक बहरिया टाउन से बनता है वो तमाम तफसीलात उनसे मांग ली हैं। और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि बहरिया टाउन कराची के हवाले से साबिक एसएसपी राव अनवार को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और वजीर आला सिंध मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। यानी मैं इसके बाद एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। मलिक रियाज की सहूलतकारी करने वाली तमाम सरकारी और गैर सरकारी शख्सियत के खिलाफ भी बहुत बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मलिक रियाज की तरफ से सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी से, जो कि मलिक रियाज का बहरिया टाउन कराची में पार्टनर है, राबता किया गया। लेकिन इस वक्त मलिक आसिफ जरदारी ने महज इतना कहा कि आई विल ट्राई,
इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो मलिक रियाज के मामले में कूद पड़े तो फिर ये 100% डिसाइडेड हो जाएगा कि बहरिया टाउन कराची के जो बहरिया टाउन 1 और बहरिया टाउन 2 यानी 37,777 एकड़ अराजी एक और 2,21,000 एकड़ अराजी दूसरी, वहां पर जो पिछले प्रोग्राम में मैं आपको तमाम आदाद शुमार दे चुका हूं कि जितने भी खरबों रुपए का 44 खरब रुपए का जो स्कैंडल या स्कैम हुआ है उसमें आसिफ जरदारी भी पार्टनर है। तो इसलिए मुश्किलों से आसिफ जरदारी अभी ओमनी से निकला है, बड़ी मुश्किलों से, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे इल्जामात की जद से आसिफ जरदारी निकला है। अगर वो मलिक रियाज के मामले में कूद पड़ा तो फिर आसिफ जरदारी के लिए आगे वाले दिन शायद बहुत बुरे हों। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। असल चीज है रेड वारंट का उसूल। रेड वारंट हासिल हो गया तो मलिक रियाज को पाकिस्तान लाने में पाकिस्तान के इदारों को यानी नेब को और FIA को सिर्फ 5 घंटे दरकार होंगे। 5 घंटों में मलिक रियाज पाकिस्तान की सरजमीन पर होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड ग्रेबर पाकिस्तान की सरजमीन पर होगा। आज मैं मलिक रियाज को कहना चाहता हूं कि मलिक रियाज, बहरिया टाउन कराची के मासूम लोगों की जिंदगियां जो आपने बहरिया टाउन के नाम पर ली थी, वो आहें, वो सदाएं, वो सिसकियां, वो लुटी हुई माएं, वो कमर टूटे बाप, उनकी आहें बद्दुआएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं। किस तरह तुम राव अनवर के साथ मिलकर बिल्डोज करते थे, किस तरह राव अनवर के साथ मिलकर लोगों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवाते थे। राव अनवर वो जिसको आसिफ जरदारी की पुष्टपनाही हासिल होती थी, जिसको मुराद अली शाह की पुष्टपनाही हासिल होती थी, आज वो आहें, वो बद्दुआएं तुम्हें ले डूबी हैं। मैं उस चीज का जाती तौर पर विटनेस हूं कि जिस तरह सफाकियत के साथ आपने गांव के गांव मिटा दिए, आपने तारीखी कब्रिस्तान मिटा दिए, आपने कुदरती आबी गुजरगाहें मिटा दी, आपने खीरथर नेशनल पार्क का जो बबल एरिया होता है आपने वो तक मिटा दिया, आपने मासूम जानवरों का स्पेस इंक्रोच किया, उनकी भी बद्दुआएं और आहें तुम्हारा पीछा कर रही है। दौलत कोई कब्र में लेकर नहीं जाता, दौलत यहीं रह जाती है, सिर्फ एक कफन का टुकड़ा साथ जाता है। तो अल्लाह करे कि तुम्हें कफन का टुकड़ा भी नसीब हो, जिस तरह तुमने बहरिया टाउन कराची के मामले पर जितने तुमने गांव के गांव, देहात के देहात डिमोलिश किए थे। शर्म आनी चाहिए आपको। और आज आप क्या कहते हैं कि खरबों रुपए की चोरी करके और कुछ लाख और कुछ करोड़ का आपको करके, जिस तरह अपना साकिब निसार ने आपके लिए किया कि 44 खरब रुपए की चोरी आपकी, उन्होंने क्लीन चिट दी आपको 460 अरब रुपए में। तो आज वो बद्दुआएं आपका पीछा कर रही हैं। मैं तो सिर्फ एक बहरिया की बात कर रहा हूं, फिर दूसरे जो बहरिया आपने बनाए, मुल्क के जिस जिस एरिया में बनाए, वहां भी तो आपने यही जुल्म किए होंगे ना। तो जुल्म की रात काली जरूर होती है, लेकिन जब उसका सूरज तुलू होता है ना तो बहुत हसीन होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। हमारे साथ